तो जब भी हम रिसाइकलिंग के बारे में बात करते हैं तो हमने अभी हमेशा एक ही चीज़ की एक टर्म है बड़ी इंपॉर्टेंट सी, ब्लैक मास, उसके बारे में हमेशा बात होती है। तो अगर आज एक 25 ईयर ओल्ड को आप जिसने एक आज ईवी लिया है और उसको आप ब्लैक मास के बारे में बताना चाहें तो वो कैसे होगा, कितना ये इम्पोर्टेंट है, कितना वैल्यूबल है, वो अगर आप बता सकें। सो अगर ब्लैक मास की बात करें तो ब्लैक मास में को आप ऐसे मान लीजिए कि अगर एक टाटा निक्सॉन की आप गाड़ी की बैटरी लें और उसका केसिंग खोल दें, ओके, राइट, और उसको क्रश कर दे बैटरी को, तो जो पाउडर बनेगा उसको ब्लैक मास बोलेंगे। या फिर पहले जैसे जैसे मैंने रिमोट कंट्रोल कार का एग्जांपल दिया, उसके अंदर या फिर रिमोट में जो सेल लगते हैं, उस सेल का अगर आप केसिंग खोल दें और फिर उसके अंदर की सारी जितना भी कैथोड और एनोड होता है उसको जो क्रश कर देंगे, उस पाउडर को आप ब्लैक मास बोलेंगे। एंड इट इज ब्लैक इन कलर। It is black in color. Yes, it is black in color, and that is primarily because of the graphite that is in it. ओके, राइट, ब्लैक मास में ग्रेफाइट भी एडेड होता है। राइट, कभी कभी जहाँ पे ग्रेफाइट नहीं होता है तब भी वो ब्लैक इन कलर होता है, बिकॉज जब सारा क्रिटिकल मिनरल्स को ऐड करके कंपाउंड बना देते हैं तो वो उसका जो कलर जो वो पिकअप करता है वो दैट इज ब्लैक। ब्लैक। ब्लैक, तो इसीलिए उसको ब्लैक मास बोल दिया गया है। बट उसके अलग अलग नाम भी हो सकते हैं, जैसे कि इसका नाम हो सकता है कोबाल्ट इंटरमीडिएट, राइट, ओके, बिकॉज क्या है, अगर अगर हाई कंटेंट ऑफ कोबाल्ट है उसमें, राइट, सो उसमें कोबाल्ट इंटरमीडिएट भी हो सकता है उसका नाम, बिकॉज उसमें फिर ग्रेफाइट नहीं होना चाहिए। राइट, सो कोबाल्ट निकल इंटरमीडिएट करके भी कर सकते हैं। राइट, सो अलग अलग ऑक्साइड्स के फॉर्म में भी इसको नाम दे सकता है केमिस्ट्री के उसमें, बट फॉर एवरीबॉडीज कॉमन रेफरेंस इट हैज़ बीन टर्म्ड एज ब्लैक मास। बट इसकी ब्लैक मास की कोई अभी बहुत प्रोफेशनल डेफिनेशन HSN कोड या कहीं पे नहीं आई है। ओके। तो बट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग इट इज ब्लैक मास। तो इसके अंदर जितने भी मिनरल जितने भी हो सकते हैं, एवरीथिंग टोटल टुगेदर यस, एक ब्लैक मास बोला जाएगा। यस, अगर उसको आप जो एक बैटरी के अंदर कैथोड और एनोड होता है, ओके, राइट, कैथोड में होते हैं बेसिकली आपके लिथियम आयंस, राइट, और जब आप बैटरी को चार्ज कर रहे होते हो तो ये लिथियम आयन सारे उठ के जाके आपके ग्रेफाइट में सेटल हो जाते हैं जब आप बोलते हो बैटरी चार्ज हो गई है। ओके, राइट, और एनोड जो बेसिकली ग्रेफाइट है, जब डिस्चार्ज कर रहे होते हो तो वापस से वो आयंस लिथियम के जो होते हैं वापस से उठ के वापस से पुश बैक हो जाते हैं टुवर्ड्स द कैथोड। राइट, सो ये फिनोमिना कई तो वो कई बार डिस्चार्ज हो होता गया है। बेसिकली। हाँ, कई बार होता है। तो जैसे आप मोबाइल फोन बैटरी का एग्जांपल ले लें, तो बैटरी को जब आप चार्ज करते हैं तो यही आयंस जो है भाग के जाके सारे एनोड में बैठ जाते हैं। ओके, जब आप उसको यूज करते हो तो वो वापस एनोड कहता है चलो वापस, तो वापस जाते हैं। ओके, So that is the phenomena, that is a electrochemical phenomena that happens inside a lithium ion cell, right? ओके, Over the years बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि ठीक है, अगर ये फिनोमिना हो रहा है तो ये फिनोमिना तो जिंदगी भर होना चाहिए ना। बिल्कुल। डिग्रेड क्यों हो रहा है क्यों सेल? कम? क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आपका एनोड है, राइट, जो वहां पे जाके लिथियम आयन बैठते हैं, उसकी कैपेसिटी टू होल्ड द आयंस धीमे धीमे कमजोर होती चली जाती है। द एज, जिसको बैटरी एजिंग कहते हैं, और उस वजह से वो उसको होल्ड नहीं कर पाते हैं। तो जब चार्ज किया बैटरी जल्दी से आयंस वापस आए वहां पे और फिर वापस चले गए, तो फिर बैटरी जल्दी डिग्रेड हो गई। फिर आप कहते हो बैटरी हैज कम टू एंड ऑफ लाइफ। सो दैट इज वेयर इट चेंजेस। यस, ओके। और अगर हम ये कहना चाहें कि आज आपकी एक फैक्ट्री है बैटेक्सी फॉर एग्जांपल, तो जब रिसाइकल की हम बात करते हैं तो आज अगर एक कोई डेड बैटरी अगर बैटेक्स के फैक्ट्री या किसी फैसिलिटी में आती है, तो व्हाट नेक्स्ट हैपेंस इन नेक्स्ट 24 आवर्स फॉर दैट बैटरी? होता क्या है उस बैटरी के साथ आज आप जो प्रोसेस करते हैं? ओके। सो जैसे कोई बैटरी आई, सबसे पहले तो जब हम बैटरी पिकअप करने भी जाते हैं, लेट्स से अगर किसी OEM से पिक कर रहे हैं या किसी डीलर से पिक कर रहे हैं, तो वहाँ पे पहले तो हम उस बैटरी का ही एनालिसिस करते हैं कि उसमें कुछ ऐसा तो नहीं कि कोई टर्मिनल खुला हुआ है या बैटरी में कहीं डैमेज केस है, बिकॉज दीज आर लार्ज बैटरीज ऑफ लेट्स से 22 किलोवाट आवर्स टू 60 किलोवाट आवर्स। Yes, तो ये yeah. काफ़ी लार्ज बैटरीज होती हैं EVs की, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, राइट, स्पेसिफिकली 4 व्हीलर्स, राइट। तो पहले हम जाके वहाँ पे डैमेज चेक करते हैं कि बैटरी को ट्रांसपोर्टेशन सेफली हो सकता है कि नहीं। फिर हम उसको प्रॉपर पैकेजिंग करते हैं, जहाँ पे हम अपना खुद का केस लेके जाते हैं एज पर दी बैटरी, और फिर उसमें उसको प्रॉपरली करते हैं, सारे टर्मिनल्स को बंद करते हैं,
कोई भी अगर बैटरी कभी भी कोई डील कर रहा हो तो प्लीज इंश्योर कि उसके टर्मिनल्स खुले ना हो. देन वी ऑल्सो चेक कि वेदर द बैटरी व्हाट इज द चार्ज इनसाइड दैट बैटरी, ओके. राइट. और वो हम वहाँ पे ही चेक करा लेते हैं. और अगर चार्ज इनसाइड द बैटरी मतलब आप कितना कितना बचा है बेसिकली. हाँ मतलब बेसिकली वो ऐसा तो नहीं कि बैटरी अभी फुल चार्ज है और उसके टर्मिनल भी खुले हुए हैं, आप उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो किसी चीज से, टच करेगी एंड देन इट कैन क्रिएट चार्ज एंड कंप्लीट द सर्किट, दैट कैन कॉज फायर एंड डिफरेंट हैजार्ड्स कैन हैपन. ओके. Right, because we need to understand battery is a living object. There are ions and electrochemical reaction that is happening. Okay. That is very different from lead acid. Lead acid में ऐसा नहीं है, but lithium ion में it's an active product, right? Okay. So in that scenario, we firstly check the entire physical appearance of the battery. Then we pack it. Our team has expertise in that, and then it is safely transported. We have more than 7 to 8 parameters in our जैसे SOP. वो कुछ पैरामीटर्स आप डिफाइन करना चाहें क्या? हाँ, जैसे कि उसका सबसे पहले हो गया कि कोई इसमें शार्प एजेस तो नहीं है, राइट. ऐसा तो नहीं बैटरी में शार्प एजेस है, एक बैटरी दो बैटरी के बगल में रखी है, शार्प एज से काट दिए एक दूसरे को, राइट. सेकेंडली लाइक फॉर एग्जाम्पल द चार्ज इन द बैटरी, राइट. थर्डली देन देयर शुड बी नो फिजिकल damage or there should be no penetration of any a nail or anything inside the battery. So we check very thoroughly all of these pointers, and then we bring the battery to our facility as soon as it enters. So we have a complete SAP based system. तो हम SAP यूज करते हैं और SAP में उसमें उस बैटरी को एक कोड दे दिया जाता है. फिर फ्रॉम कोड टू द क्रिटिकल मिनरल एक्सट्रैक्शन, दैट इज व्हाट हैपेंस इन द फैक्ट्री विद इन 24 hours. सो वी हैव बैच प्रोसेसेस. सबसे पहले जब वो बैटरी आती है उसको डिसमेंटल करते हैं. Okay. तो वेट बेसिस पे काम चलता है. अगर 100 किलो की बैटरी आई, एंड ऑफ द साइकिल 100 kg शुड बी मैप्ड कि 100 किलो जो आया था 100 किलो से क्या हुआ, राइट. बिकॉज दैट इज द ब्यूटी ऑफ रिसाइकलिंग. आप रिसाइकलिंग में ऐसे नहीं कर सकते कि एक बैटरी आई थी उससे हमने कुछ मटेरियल बना दिया, ऐसा नहीं होता. 100 किलो की जो बैटरी आई थी उससे 100 किलो का क्या सामान निकला, वेरी सिंपल एज दैट. एंड ये तो आई थिंक बीइंग एन इंडियन हम अपने घरों में देखते हैं, तो दैट वी कैन डू द बेस्ट कि वेट नापना एंड में, राइट. तो पहले हमने देखा कि 100 किलो के अंदर हमारे पास पहले से चार्ट शीट होती है जिसमें लिखा रहता है कि इसमें दिस इज द आयरन, दिस इज द कॉपर, दिस इज द निकल, एंड दिस इज द ऑफ कोर्स दिस इज द वेट ऑफ द सेल. इनसाइड द सेल दिस इज द टोटल कैपेसिटी. तो हर एक मिनरल का वेट भी होगा कि अगर 100 kg ऑफ बैटरी है तो उसमें इतना आयरन, इतना. जब हम बैटरी उठा रहे हैं तब हम एक प्राइस दे रहे हैं. यस. और जब हम वो प्राइस दे रहे हैं तो उसी के बेसिस पे दे रहे हैं. तो 100 किलो की बैटरी थी, 100 किलो का मटेरियल निकलना चाहिए उसमें से. सो उसके बीच में क्या क्या हुआ? आपने उसको डिसमेंटल किया जैसे आपने बताया, पहला प्रोसेस ये था. उसके बाद क्या होता है? आप डिसमेंटल करने के बाद उसमें सबसे पहले तो जितना भी फिजिकली जो डिफरेंट अलग हो सकता है अलग कर लिया. इसमें सबसे ज्यादा होता है केसिंग मटेरियल होता है. सबसे पहले उसका हमने जो एल्युमिनियम की केसिंग, अगर 4-व्हीलर बैटरी की बात कर रहे हैं, एल्युमिनियम केसिंग अलग कर दी, ठीक. फिर उसके जो हार्नेस है वो सारी अलग कर दी, राइट. फिर उसके बाद उसमें जितना भी आपके कनेक्टर्स लगे हुए हैं, राइट, विच आर निकल प्लेट्स, तो वो सारी अलग कर दी. फिर सारे सेल उठा के अलग रख दिए, राइट. अब आप मोटा मान लीजिए कि 100 किलो में से 30 किलो अलग हो गया और 70 किलो अलग हो गया जो कि आपके सेल है, राइट. अब उस 70 किलो के सेल में से हम पूरा चेक करते हैं इलेक्ट्रिकली किसी में कितना चार्ज है. ओके. अब अगर उस 70 किलो के सेल में मान लीजिए कि उसमें 30% फ्रॉम द 70 kgs हैज सम चार्ज, तो वो हम सेल्स अलग कर देते हैं फॉर सेकेंड लाइफ एप्लीकेशंस. ओके. कि उसमें अभी भी लाइफ बचा है. लाइफ है, क्यों आप वेस्ट करोगे? व्हाई विल यू वेस्ट द एनर्जी? आई थिंक पानी वेस्ट करना और एनर्जी वेस्ट करना मेरे लिए सेम, मैं मानता हूँ, गुनाह है, राइट. सो वो हमने 30% अलग कर दिया. जो बचा हुआ 70% ऑफ दैट 70 kg है, उसको हम फिर ले जाते हैं सेकेंड स्टेप ऑफ आवर ऑपरेशन, विच इज क्रशिंग दोज बैटरीज विच वी कॉल एज ब्लैक मास प्रोडक्शन. तो हम उसको क्रश करके ब्लैक मास में कन्वर्ट कर देते हैं. अब जब ब्लैक मास से बना रहे होते हैं तो उसमें ब्लैक मास भी निकलता है और जो सेल का केसिंग मटेरियल है, कॉपर, एल्युमिनियम, वो भी अलग निकलता है, स्टील भी अलग निकलता है. ओके. तो इस तरीके से ये फिर ब्लैक मास अलग हो जाता है. फिर हम उसको थर्ड स्टेप में ले जाते हैं जहाँ पे उस ब्लैक मास से हम अपना पूरा जो हमारी टेक्नोलॉजी है हाइड्रोमेटलर्जी की, उसको यूज करके हम सारे क्रिटिकल मिनरल्स अलग अलग कर लेते हैं. ओके. फिर एंड ऑफ इट पूरा बैच की इक्वेशन टेस्ट होती है कि 100 kgs आया था, 100 kgs निकला, तो इकोनॉमिकली चेक होता है और वेट वाइज चेक होता है. ओके.
So it's a long process. It's a long process for sure. बट काफी अच्छा लगा ये पूरा रिसाइकलिंग प्रोसेस जानने का. बीच में आपने एक चीज का जिक्र किया R2 और R4. तो ये R2 और R4 क्या है और इसमें R1 और R3 कहाँ मिसिंग है? बिल्कुल अगर आप वो बता. सो इंडिया में 4 टाइप के रिसाइकलर्स, आई वुड नॉट से 4 कैटेगरी के रिसाइकलर्स बताए हैं एज पर CPCB और बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022. सो जो भी इस इंडस्ट्री में शुरू करना चाहते हैं, सबसे पहले तो वो बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 ऑनलाइन जाके पढ़ें. तो उसमें 4 कैटेगरीज ऑफ रिसाइकलर्स हैं. Okay. और मुझे लगता है काफ़ी अच्छा तरीके से बनाया है. हम भी काफ़ी इन्वॉल्व थे जब ये पूरा प्रोसेस बन रहा था विद अदर इंडस्ट्री पार्टनर्स. सबसे पहले वो लोग हैं जो बैटरीज को कलेक्ट कर सकते हैं. ओके. राइट. अब कोई एक छोटा एंटरप्रेन्योर है जिसको लगता है कि मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रोसेस नहीं है, पर तब भी उसको बैटरी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में कुछ करना है, तो वो वेयर हाउस खोल के बैटरीज को कलेक्ट कर सकता है. कलेक्ट कर सकता है, बैटरीज को स्टोर कर सकता है, बैटरीज की सप्लाई चेन में पार्टिसिपेट कर सकता है. तो वो अर्बन रिसाइकलर बन सकता है. ओके. वो किसी भी तरीके की बैटरी हो सकती है. और लिथियम, हाँ एग्जैक्टली. आई मीन लिथियम, लेड एसिड, वो सब भी इंक्लूड होगा उसमें. हाँ, उसमें लेड एसिड के लिए भी शायद ऐसे ही R4 है, बट मुझे लिथियम आयन का ज्यादा पता है, तो आई कैन टोटली टेल अबाउट इट. तो वो कलेक्ट कर सकता है, एग्रीगेट कर सकता है उसको, और उसको स्टोर कर सकता है. ठीक है. R2 वो है जो कलेक्ट भी कर सकता है, स्टोर भी कर सकता है, और उसको मैकेनिकली प्रोसेस भी कर सकता है. मतलब कि जो मैंने सेकंड स्टेप बताया था कि ब्लैक मास भी बना सकता है. राइट. R3 बेसिकली वो है जो सिर्फ केमिकल प्रोसेसिंग कर रहा है. ओके. वो कलेक्ट नहीं कर रहा है. हाँ, कलेक्ट नहीं कर रहा है, और वो उसको क्रश भी नहीं कर रहा है. ओके. वो सिर्फ केमिकल प्लांट चलाता है, वो सिर्फ ब्लैक मास खरीद रहा है. हाँ, R2 से सिर्फ ब्लैक मास खरीदता है. ओके. वो है R3. राइट. R3 कौन हुआ? जो सिर्फ ब्लैक मास ही खरीदता है, वो बैटरी नहीं खरीद रहा है. और उसका वो कुछ भी आगे यूज करे, दैट्स वो अलग केस. ब्लैक मास से केमिकल प्रोसेस करता है. वो मेटल्स बनाता है. मेटल्स बना रहा है. और R4 वो है जो ब्लैक मास भी बनाता है और उसको डिफाइन भी करता है. तो अगर मैं ये आपसे ये पूछना चाहूँ कि इंडिया में आज अगर देखा जाए तो कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स इन कैटेगरीज में एग्जिस्ट करते होंगे, और स्पेसिफिकली R4 जो शायद सबसे बड़ा काम कर रहे हैं? पहले तो अगर मैं इंडिया में बताऊं, सबसे ज्यादा R2 प्लेयर्स होंगे, बिकॉज R2 वो है जो कलेक्ट भी कर सकता है और ब्लैक मास भी बना सकता है. तो ब्लैक मास का प्लांट लगाना और उसको एक मैकेनिकल प्रोसेस रन करना, वी एज इंडियंस कैन डू मच better. Okay. Right, because we are a country which has very strong capabilities in mechanical processings. Right, तो उसमें मुझे लगता है हम काफ़ी आगे हैं. तो मेरे हिसाब से अभी आज की डेट में अराउंड 60 to 70 R2 रजिस्टर्ड रिसाइकलर्स जो कि हैं, जिसमें से आई थिंक अराउंड 30-35 आर ऑलरेडी ऑपरेशनल, एंड आउट ऑफ दैट 10 आर डूइंग फंडामेंटली एंड फिनोमिनली वेल. राइट. And these 10 will be equivalent to 80% of the market share today. Wow. In terms of R2 recyclers. Okay. Right. In terms of R4, I would say there are around 20-25 registered recyclers. Right, or even more than that, but I can only tell what I've seen. Yes. You know, anywhere. ये काफी अच्छा नंबर है अगर आप कहेंगे 25 अगर R4 है तो, और या और भी रिक्वायर. अच्छा नंबर है, आई वुड से अच्छा नंबर है, बिकॉज अभी मार्केट तो शुरू ही हुआ है. वी हैव जस्ट सीन द टिप ऑफ द आइसबर्ग. बहुत ही इनिशियल स्टेज है. Okay. लाइक मैं पहले बता भी रहा था, हम जब डिस्कस कर रहे थे, अभी हम वहाँ हैं जहाँ चाइना 2004 में था. ओके. राइट. और जब हम 2040 में होंगे तो हमारा जो इंडस्ट्री होगा, उसका जो स्केल होगा, वो बहुत डिफरेंट होने वाला है. राइट. तो आज के हिसाब से 25 ठीक है, बट 2040 तक 2500 जरूरत पड़ेंगे. Wow. That is the scale at which market is going to grow. Okay. Right. Now, given the fact R4 में अगर देखें तो मेरे हिसाब से 5 से 7 ऐसे प्लेयर हैं जो फिनोमिनली वेल कर रहे हैं. Okay. एंड ये 5 से 7 प्लेयर मिला के पूरा 80% ऑफ द मार्केट दे कंट्रीब्यूट. एंड बैटेक्स को अगर मैं देखूँ तो आई थिंक I cannot tell in terms of rank, because I think all industry partners are good friends. We are a collaborator and contributor in the industry. But yes, in terms of technology and our processing capabilities, we think we are at the forefront amongst the all great players in India. But we'll continue to grow and evolve even at a much faster pace now.